चित्तम नागवर हुआ। चलिए, चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग? देख लिया था। आप थे कल? नहीं थे? पिछले बार बोल रहे थे कि हमको नहीं पूछे थे, है ना? तो है, क्या नाम है आपका? तो हम तो अब नाम कहाँ से पता रहेगा जी, नाम है? हाँ, तो बहुत सारा कमेंट इसमें रहता है ना, जैसे कि अभी एगो, हाँ। तो अब अब इसमें, नहीं नहीं, अब इसमें देखते, अभी एगो आया पल्लवी कुमारी, है ना, लिखा हुआ है। तो अब नाम पूछने का भी जैसे है ना, कि हमको नाम वाम याद रहता नहीं है ना? हाँ, वो ही याद रहता है, वो सबका याद रहता है जी। जिसके भी एक बार देख लिए हैं, है ना, लोग याद रहता है? बिल्कुल एकदम। कभी भी आप लोग कभी भी देखिएगा तो वो मतलब नाम भले पूछना पड़ जाए, लेकिन चेहरा देखने के बाद कहीं भी कभी भी दिखिएगा, कितना वर्ष बाद, किसी का नहीं। आप लोग जितने लोग हैं, है ना? हाँ, नहीं नहीं, देखिए, बहुत बहुत से लोग, जैसे कि अभी मेरे साथ ये एक असुविधा थोड़ी सी, कि राम नाम अगर किसी का सुन भी लेंगे ना एक दो बार, तो याद नहीं रहता, मैंने वो पता नहीं रहेगा। तो अब बहुत बार ऐसा एक मतलब ये क्या कहिएगा, ये बैड मैनर कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, आदत, कि बहुत लोग साथ साथ रहने वाला भी, हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि साथ रहने वाला भी एक दो आदमी ऐसा है ना मेरा, कि वो मेरे साथ नाम पूछे, तुम्हारा नाम क्या है जी? अब वो अब वो कहेगा कि यार गजब यार है यार, मेरा भी नाम नहीं याद है। तो लेकिन बोले इतिहास क्या, पॉलिटी क्या, ज्योग्राफी का, ये सब जीएस के इतना नाम याद हुआ है कि अब दूसरा नाम याद करने में दिक्कत होता है ना? बाकी नाम जो है सो याद नहीं, लेकिन हाँ, आवाज चाहिए, जिसका चेहरा जो आदमी जिसका देख लिया है, वो कभी भी अगर दिख जाता है तो आदमी मतलब पहचान में आ जाते हैं कि हाँ भाई, क्या है ना? अब जैसे कोई कोई फोन करता है कभी कभी कि सर हम ये बोल रहे हैं, हमने ये बोल रहे हैं से हम नहीं पहचान पाएंगे, है ना? आप बताइए कि मतलब कहाँ से, किस संस्था से बोल रहे हैं और किस बैच से बोल रहे हैं, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, है ना? कि हाँ, आप आज से या किस बैच में थे, है ना? जैसे कि अब आप लोग का जो टीआर 1 जो बैच आया था पिछला साल, उसमें दिन दिन में 5 गो बैच चलता था। अब कोई बिना पानी बैच था, कोई सरस्वती बैच था, है ना, कोई मतलब शारदा बैच था, अलग अलग बैचेस चलते थे। अब उसमें से लोग फोन करता है, तो वो बोलते कि भाई आप ही बताइए कि पहले किस बैच में थे, इवनिंग बैच में थे, मॉर्निंग बैच में थे, है ना, कि किस किस बैच के अंदर में थे। तो उसमें थोड़ा सा, हाँ, हाँ, ही तो एक ही बैच है, तो इसमें ज्यादा उतना ये नहीं है ना? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे, गांधी देख लिए थे, हमने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस पे हम लोग बातचीत करेंगे, है ना? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस को आप देखिएगा कि भारतीय राजनीति में जो इनका कैरियर रहा था, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया था, और तो आप देखेंगे कि इनका जो जन्म था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को।
23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा में, ओडिशा के कटक में ना। तो जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा को के कटक में हुआ था। प्रारंभ से ही माना था कि काफी प्रभावशाली थे ये, मतलब काफी इनका जो है पढ़ने लिखने में इनका रुचि था, अध्ययन करते थे। तो आप देखेंगे कि 1920 में ही आईसीएस का परीक्षा पास कर लिए थे, इंडियन सिविल सर्विस ना। 1920 में आईसीएस का परीक्षा पास कर लिए और 1921 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 20 में आईसीएस पास किए और 1921 में ही कांग्रेस ज्वाइन कब किया? जब 1921 में इस्तीफा दे दिया, रिजाइन भी कर दिया, ज्वाइन किए और 1921 में आईसीएस से इस्तीफा भी दे दिए। कह दिए कि नहीं चाहिए तुम्हारा कलेक्टर का नौकरी, अपना करो, है ना, बस निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, तो पास किए और उसको रिजाइन कर दिए और 1921 में ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इनके राजनीतिक गुरु थे सीआर दास। राजनीतिक गुरु सीआर दास थे, चितरंजन दास। तो चितरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस में ये जो युवा राष्ट्रवादी थे उनका नेतृत्व करते थे, है ना। कांग्रेस में युवा राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करते थे। लिख लेंगे, यह कांग्रेस में युवा राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करते थे। ठीक है, ठीक है, युवा राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करते थे। जो कांग्रेस के युवा सदस्य थे उनको जो लीड करते थे वो सुभाष चंद्र बोस लीड करते थे, उनको लेकर के आगे बढ़ने का काम करते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि 1938 में पहली बार कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्नीस सौ 1938 में पहली बार कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, है ना। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के जब ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो ये पहला टाइम था, इनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई थी, तो इसलिए यहां पे इनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। लेकिन इसके बाद फिर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में भी अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हो गए थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में भी अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हो गए थे, अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हो गए थे ना, इलेक्ट हो गए थे एज अ चेयरमैन पोस्ट। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन होना था, इसके लिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने,
तो गांधी जी ने अपना एक अलग कैंडिडेट बना दिया, पट्टाभी सीतारमैया। और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गांधी जी घूम घूम करके सबको बोले कि वोट दीजिए आप लोग पट्टाभी सीतारमैया को, इसको जिता दीजिए। आज सुभाष चंद्र बोस अकेले ही घूम गए, कहे कि हमको जिता दीजिए। आज सब लोग सुभाष चंद्र बोस को वोट दे दिया, पट्टाभी सीतारमैया को कोई वोट ही नहीं दिया। माने एक प्रकार से आप कहिए तो ये राजनीतिक हार थी गांधी की उस समय, कि लोगों ने गांधी की बात नहीं सुनी और लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को जिता दिया। जीत के आगे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस समय की देखिए कि मतलब क्या मर्यादा था और क्या सम्मान संस्कार था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का, कि जीतने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यदि इस प्रकार से होगा और मैं जीत गया, मैं अध्यक्षता का काम कर भी लूंगा, तो ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन यदि गांधी के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया तो ये ठीक बात नहीं होगा। और उन्होंने ये भी सोचा कि मतलब कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों से झगड़ा करके अध्यक्ष का पद लेना, ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। चाहते तो अध्यक्षता कर सकते थे क्योंकि जीते हुए थे, राइट था उनके पास, और वो भी तो हरा करके जीते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा। और गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हुए भी, चुनाव जीत गए थे अध्यक्ष पद का, निर्वाचित होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता नहीं की और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से निकल गए और कह दिया कि मैं कांग्रेस में का मेंबर नहीं हूं और मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। और ऐसी परिस्थिति में 1939 में अध्यक्षता का पद गया राजेंद्र प्रसाद के पास। राजेंद्र प्रसाद ने 1939 में अध्यक्षता की थी। अब पट्टाभी सीतारमैया को कोई नहीं दे सकता था, नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाता फिर, है ना। पट्टाभी समय एक तो हारे हुए कैंडिडेट थे, ऊपर से चल जाते अध्यक्षता करने, तो क्या था, भारी बेइज्जती होती। तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। राजेंद्र प्रसाद बिहार हमेशा से मध्यस्थता का अच्छा रोल प्ले किया है। कहीं अगर कोई डैमेज हो रहा है तो डैमेज कंट्रोल करने का काम बिहार करता है ना। इस शुरू से आप देखिएगा भारत के इतिहास में आपको दिखेगा कि पूरे मतलब भारत के अंदर में भी अगर सबसे पहले किसी ने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा है, किसी ने रिपब्लिक का पाठ पढ़ा है, तो बिहार का लिच्छवी गणतंत्र ही था। और जब भी कभी प्रॉब्लम हुआ, मॉडर्न टाइम भी आप देखेंगे कि अगर कोई दिक्कत हुई अंग्रेजों के खिलाफ भी, पहला बार कोई सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ, तो भले नेता गांधी जी थे, लेकिन वो सक्सेसफुल मूवमेंट बिहार के चंपारण में हुआ, चंपारण सत्याग्रह, जहां से पूरे भारत में एक मैसेज गया कि अंग्रेजों को हम झुका सकते हैं, अंग्रेजों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आजादी के बाद देश में जब एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चल रही थी, एक तानाशाही शासन चल रहा था, उस समय भी बिहार ने ही आगे बढ़कर के अपनी भूमिका निभाई और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए गवर्नमेंट को गिरा दिया था, है ना। और वो बिहार से ही वो संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे भारत गया था। और इंदिरा गांधी अपना ही चुनाव हार गई थी रायबरेली से। अपना मतलब सोचिए कि प्रधानमंत्री, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना, अपना चुनाव हार गया था। ये पहली दफा हुआ 1977 के आम चुनाव में, ना, रायबरेली से इंदिरा जी अपना चुनाव हार गई। और बीबीसी ने गीत प्रसारित किया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। तो अब अभी वर्तमान स्थिति है कि रायबरेली एक ऐसा सीट था कि कांग्रेस से वहां कोई भी खड़ा होता था तो जीतता था। लेकिन अभी ऐसा मैटर गड़बड़ हो गया है कि अब सोनिया जी पहले लड़ रही थी, अब सोनिया जी छोड़ दी रायबरेली, वो तो चल गई हैं राज्यसभा। राहुल जी भी अमेठी छोड़ दिए हैं, है ना, आज चल गए हैं वायनाड, केरल। है रवि से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं रायबरेली। अच्छा, यहाँ रायबरेली उन्होंने क्लियर कर दिया, रायबरेली राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कर दिए। चलिए, ये बढ़िया चीज हुआ। राहुल गांधी को नहीं छोड़ना चाहिए था, यूपी तो कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए था। इवन तो इस बार अमेठी ही उनको लड़ना चाहिए था और रायबरेली सोनिया गांधी को लड़ना चाहिए था। ये 2 सीट कम से कम लोग अपना पैतृक सीट लोग को लड़ना चाहिए था। और इस बार अगर राहुल अमेठी से भी लड़ते ना, जीत जाते। अगर अमेठी भी लड़ेंगे राहुल गांधी इस बार तो जीत जाते, जनता वहां की उनको जिता देती। लेकिन कॉन्फिडेंस लो है, अब आदमी लगातार फेल कर रहा हो, है ना, तो उसको कतनो हिम्मत दीजिएगा कि पास हो जाएगा, चलो ना भाई,
तो वो नहीं जाता, लेकिन ना यार पिछला 5 साल से हारिए रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, तो वो चीज है। हाँ, हाँ 10 साल से मतलब, लेकिन बहुत सारे चुनाव हार गए ना। लेकिन देखिए सब चीज के बाद राहुल गांधी की एक क्वालिटी तो माननी पड़ेगी जी। एक क्वालिटी उस आदमी के अंदर तो है कि लगातार हार झेलने के बावजूद भी वो आदमी का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है ना। वो कभी अपना वो मेहनत जारी रखे हुए बेचारा, है ना। अगर इस तरह के अगर हार अगर मोदी जी देख लेना, लगातार हार, तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, है ना। आज ना ना वो आत्महत्या नहीं करेगा ये सब। अब आप एकदम सीधे भावना में डूब जाते नहीं है। आत्महत्या नहीं करेगा वो आदमी, जोगी आदमी है ना, जोग करता और हेल्दी आदमी है, देखिए। हैं? हाँ हिमालय चले जाएंगे, हाँ वो जाके अपना धुनी रमा लेंगे, जा करके मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, नहीं भाई। अरे तो वो देखिए वो ऐसा वो ऐसा खिलाड़ी है ना कि मैच जीतने के लिए सारा कर्म करेगा। हाँ, और देखिए ना चल गए नीचे द्वारिका, द्वारिका में जाकर पूजा करके आए हैं, समझ रहे हैं। ये क्या है, ये एकदम अंतिम प्रयास है चुनाव जीतने का। ये सब ट्राई है, वो मतलब वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो 400 पार का जो नारा है, इसको अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री कोई कर्म नहीं छोड़ेंगे, उनसे जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। क्योंकि 400 पार उनको क्यों चाहिए, 400 पार एक ऐसा आंकड़ा है ना कि अगर वो अगर आ गया तो संविधान उथल पुथल हो जाएगा, है ना। अगर आप 400 का सोचो, 400 को क्यों चाहिए, संविधान संशोधन के लिए ना। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को इतना कठिन क्यों बनाया है। इतना लोकप्रिय होते हुए भी 2 बार के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमको 400 पार पहुंचाइए। क्यों कह रहे हैं, इनका काम तो 272 में हो जाएगा ना। 282 पर भी सरकार चलाए हैं, आज 303 पे भी चला रहे हैं, लेकिन 400 क्यों चाहिए। 400 इसलिए चाहिए कि जितना मनसा सब है ना अंदर में, वो सब पूरा कर ले। तो नहीं बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना। 2/3 बहुमत नहीं है अभी इनके पास। और 2/3 से ज्यादा जब आ जाएगा ना, 2/3 तो जो मर्जी सो कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक छत्र राज्य, मतलब जो चाहेंगे सो कर लेंगे अगर 2/3 इनका आ गया तो, है ना। हाँ तो हाँ, हम्म, संविधान संशोधन नहीं कर पाए हैं। संविधान संशोधन, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत में, भारत के राजनीति में हमेशा एक समस्या रहा है कि एक मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है। ऐसे ही कांग्रेस एक बार निरंकुश सत्ता में थी देश में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव गांधी की। और विपक्ष जो है वो, विपक्ष के पास कुछ नहीं था इन लोग के पास, और आज वही दशा होने जा रहा है। तो उस समय जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था कि देश में क्या होता, मतलब देखा नहीं लेकिन पढ़ा है कि देश में क्या हुआ था। और अगर वैसी ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर इनको मिल गई, तो शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, अत्यधिक शक्ति व्यक्ति को अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। तो मिले, लेकिन इतना ज्यादा ना मिले, है ना। हाँ सरकार अपना चला ले अगर इनको चाहिए तो, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाए, है ना। 350 से पार नहीं होना चाहिए, है ना, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलिए, कैसे कि अब ये भी तो डर है अटल जी वाला हाल ना हो जाए। अटल जी को फील गुड हो रहा था, है ना, अटल जी को फील गुड हो रहा था, तो चुनाव हार गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स में इधर कुछ पीछा हो जाए। खैर, तो यहां से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके कांग्रेस छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़ करके 1939 में इन्होंने बना दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है,
ओके, चलिए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, हाँ, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत से बाहर ले गए, भारत से बाहर ले गए और आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी कमिटी का नेतृत्व किया, नहीं, का नेतृत्व किया, का नेतृत्व किया। ठीक है, लेंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह, सिंगापुर, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी, इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी की स्थापना टोक्यो में इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी इंडिपेंडेंस कमिटी की स्थापना टोक्यो में रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लेंगे क्या, सितंबर 1942 को भी आगे लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया। जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर, द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया। ठीक है, और 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन नामक संस्था की स्थापना की। फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन। ये बेसिकली क्या था, सैनिकों का ग्रुप था, है ना, सैनिकों का ग्रुप था, है
उन्होंने सैनिकों बनाया, सैनिक लोगों को बनाया था, उनका नाम दिया था फ्री इंडिया लीजन। तो इसमें सैनिकों को उन्होंने रखा था। और इसके बाद ही 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को कहेंगे कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया। ठीक है, अस्थाई सरकार। तो ये अस्थाई सरकार इन्होंने कहां बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। ठीक है, अस्थाई सरकार। तो अस्थाई सरकार इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को बनाया और इसकी राजधानी बनाई थी रंगून को। इसका राजधानी बनाया था रंगून। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? रंगून में थी। तो अस्थायी सरकार बनाया सिंगापुर में, राजधानी बनाई रंगून को। ठीक है, और इस अस्थायी सरकार को जापान और जर्मनी ने अपना समर्थन दिया था। कहेंगे इस अस्थायी सरकार को जापान और जर्मनी ने अपना समर्थन दिया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे कि 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। और इसमें तीन प्रमुख ब्रिगेड थे। इसमें तीन प्रमुख ब्रिगेड थे। तीन प्रमुख ब्रिगेड थे। ब्रिगेड, ठीक है, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड। क्लियर है? और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, रेजिमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कि आजाद हिंद फौज के झंडे पर, आजाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? दहाड़ता हुआ शेर। आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था।
ठीक है। अब देखिए नया का जो पार्लियामेंट बना है उसमें भी वो विवाद हो गया था, है ना, कि मोदी जी का जो सिंह है ना, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है ना, ये आक्रामक है, इसको आक्रामक नहीं होना चाहिए था, है ना। तो कि भाई ये अग्रेसिवनेस का प्रतीक है, आक्रामकता का प्रतीक है, तो इसको थोड़ा ऐसा बनाया जाता कि देखने में आक्रामक नहीं लगता, है ना। हाँ। तो सिंह को भी, तो मतलब अलग अलग तरह का विवाद देश में चलते रहता है, अलग अलग टाइम पे, है ना। विवाद कभी खत्म नहीं होता है। हाँ लेकिन अब कुछ लोगों का कहना था कि भाई सिंह को इतना आक्रामक दिखाना ठीक बात नहीं, इसका दतवा काहे खोल दिए, इसको बंद रखना चाहिए था, है ना। तो वही मैं कहता कि भाई अन्य भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल पूछा जा सकता है, ये पूछने की तुलना में कि सिंह का दांत काहे खुला है चाहे दांत काहे बंद है ना। तो ये सब इनका टेक्नोलॉजी ना, इनका तरीका है, ये ऐसा ऐसा बात बोल देते हैं ना कि मुद्दा मेन मुद्दा भटक जाए, है ना। ये जानबूझ के मोदी जी का स्ट्रेटजी है, ऐसा ऐसा कोई काम कर दें कि लोग मेन मुद्दा पर बतिए भी नहीं करेगा, है ना। भाषण देने जाएंगे कुछ विवादित बात बोल देंगे, इन्होंने का बात कह देंगे, अब दिन भर हुए पर डिस्कशन होगा, अब मेन मुद्दा गायब, है ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड गायब। आप देखिए चुनाव में इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिख रहा है कहीं, कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर चर्चा नहीं हो रहा है, जबकि मैंने अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जांच हुआ ठीक से निष्पक्षता से, तो आप समझिए कि हो सकता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल जाए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में। जांचे नहीं हो रहा है ना, मैंने कोई उस पर बातें नहीं कर रहा है, तब बात जो सो, हाँ सब लोग दूसरे दूसरे बात कर रहा है, अलग अलग तरह का बात, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड। चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप चर्चे करके क्या कर लीजिएगा, ये ना टाइम है कि जनता के बीच में जाए बात कि देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हो रहा है, कैसे हुआ है ना, अभी तक नहीं जा रहा है। तो इस पर कोई चर्चा समस्या नहीं हो रही है, और इसको लोग को जानना भी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस तरीके से क्या हुआ है, और सबसे बात कि देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर सरकार को फटकार लगाया है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये भी देखिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को जहां पर गलती दिख रहा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, चुप नहीं है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिक्कत है कि जहां पर बोल रहा है वहां पर दिख नहीं रहा है कि बोल रहा है, आज जहां पर नहीं बोल रहा है वहां पर दिख रहा है कि बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो कहने का मतलब कि वहां पे बहुत एलिजिबल लोग ना बैठे हुए हैं। आज जो अभी वर्तमान में सीजीआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, ये तो एकदम लाठी लेके सरकार को खोजते रहते हैं कि कहीं पर दिख जाए। हाँ हाँ, कौन प्रेसिडेंट में बोले हैं जी? है मैंने ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ बोले हैं कि सरकार हमको कह रही फैसला बदलने के लिए है। तो आप जरूर हमको बताइएगा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ये बात कहाँ कहे हैं, कौन सा न्यूज चैनल पे बोले हैं, होगा ना, डट तो होगा ही, है ना। ठीक है क्योंकि वो इतने जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं ना, इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है कि वो लोग ये सब बात बोल ही नहीं सकता है ना। इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं कि वो क्या आदमी है ना। वो सब आदमी मतलब इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना ये है, उनको उनका क्या है ना, वो खोज रहे हैं, जब उनको मौका मिलता है सरकार को रगड़ देते हैं, वो तो खोज रहे हैं मौका। मतलब अभी तक के 2014 से लेकर के 24 के बीच तक सबसे बड़ा चुनौती अगर इनके सामने कोई आया तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका का तो व्यवस्था इतना बेहतरीन है और कॉलेजियम आ जाने की वजह से कि सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, उनके साथ कुछ नहीं कर सकती है। उनके पिताजी भी पहले जज थे, है ना। तो उनके ऊपर एगो थोड़ा सा एगो आरोप लग जाता है साइड से डीवाई चंद्रचूड़ पर कि भाई देखिए भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म वाला। तो वो और सक्रिय है कि हमको कोई ई ना कहे कि भाई देखिए परिवारवाद से आए हैं तो ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए वो खोज खोज करके जो भी मैटर उनके सामने आ रहा है उसको पूरी निष्पक्षता के साथ सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो खाली बने उनके योग्यता को देख के नहीं कह सकता केवल वो अपने पिताजी के वजह से बने होंगे, उनके पास अपनी योग्यता भी है ना। और मान लीजिए कि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी है ना किसी पिता का जो योग्य है, तो अगर वो जिम्मेवारी अपने काबिलियत के बल पे संभालता है तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, दिक्कत वहां पर हो सकता है कि मैंने मान ली कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। हम्म।
देखिए, हर जगह पर वैसे ही देखिए। तो इसलिए तो मैं क्या कहता हूँ कि हर जगह पर आपको कमो बेश थोड़ा इसी तरह का मैटर दिखेगा, है ना। आज जितना ये तो बहुत चर्चित है ना, अगर फुर्सत मिले ना तो कभी 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, आज सारा स्टेट का स्टेट क्रिकेट बोर्ड थोड़ा खोलिएगा, सबका अध्यक्ष उस राज्य का नेता मिल जाएगा, चाहे उसका कोई बेटा मिल जाएगा, सब में, सब जगह खाली खोल के देखिए, उसमें जितना सब बोल रहा है ना, विपक्ष का भी आपको दिख जाएगा वहां पर कि उस राज्य में वही बनकर बैठा हुआ है, ये लोग अपने ही पास रखता है। हाँ? गलती गलती होता है, चाहे कोई 3 बार कहे चाहे 1 बार करे, ये लोग गलती किया, ऐसे पहले भी लोग करते हैं, और ये लोग सब लोग गलती करते हैं। यही आपको हम बार बार कहते हैं, खाली एक हुआ गलती मत देखिए, गलती सबका देखिए। अच्छा, ये ये लोग खीरा चुराने वाला दिख रहे हैं आपको, है ना। ना ना, अपोजिशन वाले, हीरा बाबरू हीरा वाला चोर है ना। चलिए, क्या लिखे हैं? हैं? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे लिखेंगे कि जापानी सेना के सहयोग से, जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने चंदन कुमार पोद्दार, सुरभि कुमारी, क्या करे भाई, साउंड प्रॉब्लम है सर, तो भी हो रहा था, तो थोड़ा सा, हाँ वो मैसेज हमने देखा था, फिर बाद में आके सनी बैटरी उटरी ठीक किया था। मैनेजमेंट को एक बार आप लोग कॉल कर लीजिए वहां से, अगर कोई साउंड का इश्यू होगा तो वो लोग ये आकर के देखेंगे, ठीक है। चलिए, आजाद हिंद फौज, जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया। तो अब अंडमान का नाम रख दिया सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था, अंडमान शहीद द्वीप और निकोबार स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान शहीद द्वीप और निकोबार स्वराज द्वीप नाम रखा था। ठीक है, नेक्स्ट 22 सितंबर 1944 को, 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था, शहीदी दिवस मनाया था। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद ही माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनका प्लेन क्रैश हो गया था। अब प्लेन क्रैश के बाद वो, मतलब उनका मृत्यु हो गया था। हालांकि इस घटना में उनके मारे जाने का ऑथेंटिक जो ये होना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अभी तक नहीं है। ठीक है, और अब इस मुद्दे को भी देखिएगा तो बहुत सारे हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो आ जाते हैं कटघरे में, शक के कटघरे में आ जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ भाई, है ना।
अगर वो था तो उसके बारे में आपके पास पर्याप्त एविडेंस क्यों नहीं है? और जिस जिस तरह की अगर बातों पे विश्वास करे, तो जिस जिस तरह की बातें सुभाष चंद्र बोस के बारे में चलती हैं, तो उससे तो जो लोग भारतीय राजनीति में बहुत मान्यता प्राप्त है, इनके प्रति बहुत सम्मान का भाव लोग रखते हैं, अगर ओरिजिनलिटी सामने आ जाए तो आज ही रोड पर पुतला जलने लगेगा, आज ही लोग उनके खिलाफ ये करने लेंगे। क्योंकि बहुत बार तो ये कहा जाता है कि जानबूझ करके सुभाष चंद्र बोस को कैद करा दिया गया था वहां, और ताकि इंडिया ना आए, क्योंकि अगर इंडिया आ जाते तो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावादार सुभाष चंद्र बोस होते, कोई झगड़ा नहीं होता, ना नेहरू आते लाइन में, ना जिन्ना आते, ना कोई आता। जिन्नों को कोई सुभाष चंद्र बोस का नाम टेबल होता ना था, जिन्ना के बोलने का हिम्मत नहीं होता कि कुछ बोल पाते, और नेहरू तो बोल ही नहीं पाते। अब मैंने जो आदमी का सोचिए, सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता 1938 में है, गांधी के कैंडिडेट को हरा करके जो आदमी अपने मेरिट पर आ रहा है अध्यक्ष चुन करके, समझते हैं उसकी क्या लोकप्रियता रही होगी देश के अंदर में, और क्या स्थिति रहा होगा। और फिर जाकर के बाहर, भारत से बाहर जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, लोगों से कहना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो और उसके बाद लोगों का उनके साथ जुड़ना, उनके साथ कनेक्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, है ना। और इसी वजह से जो भावी सांसद जो अभी तो चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। अब वो कैसे ही बात बोल रही है, अब वो भगवान जाने, है ना, कि वो मैंने वो कैसे बोल, कुछ बोल देती है ना। अब अगर संसद में चल गई तो एंटरटेनमेंट का बढ़िया साधन रहेगा, है ना। वो पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ ऐसे अपना बोलते रहेगी कि अपना लोग का ये होते रहेगा। जितना मतलब आजकल जो एक्टर सब है, एक्ट्रेस सब है, वो लगभग लगभग इसी पार्टी में आ गया है ना, सब इसी में आ गया है। आई अब भोजपुरी वाला तो सब इधर भरल है ना। एगो है जो इधर निर्दलीय लड़ रहे हैं, कहीं जीत गए तो ये उधरे जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि अपना अलग अलग तरह से चीजें जो है सो यहाँ पे चलती रहती हैं। खैर, तो आगे लिखेंगे, नोट करके एक बात लिखेंगे कि माना जाता है कि टोक्यो जाते वक्त फार्मूसा द्वीप के बाद, टोक्यो जाने वक्त फार्मूसा द्वीप के बाद, फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गया। फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गया, जिसके कारण 18 अगस्त 1945 को, जिसके कारण 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया। सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया, हालांकि इस घटना को सभी लोग प्रामाणिक नहीं मानते हैं। हालांकि इस घटना को सभी लोग प्रामाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया, आज सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी, जापान, इटली हार गया। आजाद हिंद फौज जो चल रही थी वो जापान के सहयोग से चल रही थी। अब जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, जापान नतमस्तक हो गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया था। आज सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था उस दिन। तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का भी मृत्यु हो गया, तो अब आजाद हिंद फौज को कौन संभाले। तो ऐसे में अभी लोग क्या किया अंग्रेज सब, कि आजाद हिंद फौज को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ करके दिल्ली लाया।
आज दिल्ली ला करके उसको लाल किला में सबको कैद कर दिया। और इसी वजह से कहा जाता है लाल किला का मुकदमा, कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किला का मुकदमा चला था, क्योंकि लोग को लाल किला में कैद कर दिया गया था। उस समय का जो तात्कालिक वायसराय था लॉर्ड वेविल, तो लोगों ने, भारत में लोगों ने आंदोलन कर दिया इनको बचाने के लिए, मतलब कि जो हमारे आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, इनको बचाने के लिए आंदोलन कर दिया। फिर बहस हुई, कोर्ट लगी, और कोर्ट में बड़े स्तर पर प्रयास किया गया उनको बचाने के लिए, और अंततोगत्वा अंग्रेजी हुकूमत को इनको छोड़ना पड़ा, इनको रिलीज करना पड़ा, और कोई सजा नहीं हुआ। तो मुख्य तौर पे आजाद हिंद फौज के 3 सिपाही जो है सो वो लाल किले में कैद किए गए थे। तो लिख लेंगे थोड़ा सा, लाल किला का मुकदमा, लाल किला का मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाया गया था। लाल किले का मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाया गया था। जिसमें पीके सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, पीके सहगल, पीके सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान शामिल थे। पीके सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। हाँ, ठीक है। हाँ, स्पाई थे, सोल्जर्स का लीजिए, स्पाई नहीं, सोल्जर्स सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, जासूस नहीं थे, स्पाई नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि इनके तरफ से केस लड़ने वाले वकील थे, इनके तरफ से केस लड़ने वाले वकील थे अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, एन काटजू, एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, हाँ एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। अब देखिए, तो ये लोग तो पैरवी कर रहे, लेकिन इन सब का लीडर कौन था? हाँ, इन सब को जो लीड कर रहे थे नाम था भूला भाई जीवन जी देसाई। ये सब लोग भूला भाई जीवन जी देसाई के नेतृत्व में, ये सब लोग भूला भाई जीवन जी देसाई के नेतृत्व में केस लड़ रहे थे। हाँ, जीवन जी देसाई पूरा नाम है इनका, भूला भाई जीवन जी देसाई के नेतृत्व में लड़ रहे थे। तो लीडर थे भूला भाई जीवन देसाई, माने हेड वकील ये थे, अब बाकी लोग कोऑपरेटिव था, मतलब सहयोगी था, साथ में लड़ रहा था। तो बहुत पूछा जाता है कि आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूला भाई जीवन जी देसाई, ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ था और यही केस लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे नोट करके लिखेंगे। हाँ जी, क्या? हाँ, इन्हीं को कहा गया था। नेक्स्ट लिखेंगे कि 20 फरवरी 1946 ईस्वी को, 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना ने, एयरफोर्स, वायुसेना ने
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये एयरफोर्स का विद्रोह था। और इसमें इसने डिमांड क्या था कि इसमें जो भारतीय सैनिक हैं और जो अंग्रेज सैनिक है, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, है ना। नहीं तो एक ही साथ काम करते हुए अंग्रेजी सैनिक को विशेष सुविधा मिलता था, अच्छा रियायत मिलता था उनको, और भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे कि बराबरी का दर्जा हेतु विद्रोह क्यों हुआ था। हाँ, इसमें लिख लेंगे बराबरी के दर्जा हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे शाही नौसेना का विद्रोह, नेवी, शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी। तो रॉयल नेवी ने विरोध किया था 18 फरवरी को 1946। रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, अब ये विद्रोह क्यों हुआ था भाई। शाही नौसेना का विद्रोह जो है ये 18 फरवरी 1946 में हुआ था। कारण लिख लेंगे, इसका कारण क्या था। तो लिखेंगे HMI, HMI। ठीक है, H फॉर हेन, M फॉर मंकी, I फॉर इंकपॉट, है ना। HMI, HMIS, HMIS तलवार, तलवार। हाँ हाँ, तलवार, वो काटने मारने वाला। हाँ, तलवार। ठीक है, तो तलवार के 1100 नाविकों ने, तलवार अब ये मतलब ये जहाज का नाम है, हाँ, के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव के कारण, के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव के कारण और खराब खाने के कारण, और खराब खाने के कारण हड़ताल कर दिया था, और खराब खाने के कारण हड़ताल कर दिया था। हड़ताल खाने के कारण विद्रोह कर दिया था। ठीक है, विरोध कर दिया था। ओके, तो ये क्या था, ये शाही नौसेना का विद्रोह, सब आजादी से ठीक पहले विद्रोह हो रहा था, है ना, रिवोल्ट से ठीक पहले। ठीक है, अब नोट करके लिखेंगे कि नौसेना विद्रोह को, नौसेना विद्रोह यानी कि रॉयल नेवी रिबेल, नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति का संज्ञा दिया जाता है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, यह जो विद्रोही थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना, क्योंकि वो सब घेर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार से फ्री हो गया था, तो आराम से अब वो लोग ये फोकस कर पा रहा था। तो नोट करके लिखेंगे कि 24 फरवरी 1946 को, 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
ठीक है। और आत्मसमर्पण करते हुए विद्रोहियों ने क्या कहा है? क्या? हाँ, एयरफोर्स लिखे हैं क्या आप? नहीं, नेवी का। ठीक है। तो आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और आत्मसमर्पण करते हुए क्या कहा? तो लिखेंगे कि उन्होंने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये विद्रोहियों ने कहा था, ठीक है। तो ये काफी चर्चित रहा था नौसेना विद्रोह, और ये बीपीएससी ने अपने पूर्व एग्जाम में इसको पूछा हुआ है कि इस समय रॉयल नेवी विद्रोह के समय इनका कमांडर कौन था, कमांडिंग ऑफिसर कौन था जो इनको कमांड कर रहा था, जो इनको लीड कर रहा था। तो इनका कमांडिंग ऑफिसर था एडमिरल गोलफ्रेड, एडमिरल गोलफ्रेड। गोलफ्रेड, हाँ, एडमिरल गोलफ्रेड। पर कोई को नामवा बोलते हैं ना, तो ऐसा सब देखता है की सुन रहे हो एकदम गजब है। कहते की बोल लो भाई, एडमिरल गोलफ्रेड है ना, चिहाक एकदम ताकता है सब की बोलू। अरे भाई, हाँ? एडमिरल गोलफ्रेड, ठीक है। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे ये था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आजाद हिंद फौज और साथ में इन लोगों की अपनी ये एक्टिविटीज जो है वो चल रही थी, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे कि इसके साथ ही नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो है वो तमाम जो है वो लोग इसमें जुड़े हुए थे, और उनके अपने अपने जो है वो स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए थे। और स्टेटमेंट्स के साथ साथ आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव में सामान्य तौर पे यहाँ से क्वेश्चन था कि आयोग और समितियां जो होती है, मुख्य तौर पे कमीशंस जो होते हैं, है ना, और कमीशंस को किस वजह से क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल जनरली आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ होता है मुख्य तौर पे, तो 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो अपने लगभग उसका उद्देश्य अब क्लियर होने लगता है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में तो सोशल रिफॉर्म हुआ था, सामाजिक सुधार हुआ था, कांग्रेस हालांकि स्थापित हो गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य भी अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, 20वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि इसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया, कांग्रेस का भी। और आपको पता है कि जो सबसे पहले जो 20वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक घटना घटी थी, इनिशियल जो इंसिडेंट हुआ था 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वो था आपका बंगाल का विभाजन, है ना, सेपरेशन ऑफ या पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। ये 19वीं शताब्दी के अन्य राजनीतिक 20वीं शताब्दी के अन्य राजनीतिक आंदोलनों में ये पहली घटना थी, ठीक है, जिससे कि बंगाल का पार्टीशन हुआ। और बंगाल के पार्टीशन के बाद आप देखते हैं कि जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ तो एक प्रकार से नेशनलिज्म का जो भाव है, राष्ट्रवाद, वो धीरे धीरे लोगों के मन में जग गया। अच्छा, बराबर राष्ट्रवाद का बात होता है, नेशनलिज्म का बात मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में भी होता है, और आज भी लोग कहते हैं, नेताजी लोग कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, है ना। कुछ लोग चुनाव लड़ रहा है तो जैसे कि पवन सिंह बार बार कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, रहूंगा। कि मनीष कश्यप भी कह रहा है कि हम राष्ट्रवाद नहीं छोड़ेंगे कहियो। तो भाई ये राष्ट्रवाद होता कोची है? निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, है?
जान नहीं थे, जान देना भी नहीं चाहिए भाई, एक बार ना मिला है। हम्म। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रवाद का जो सामान्य तौर पे मतलब होता है, इसे राष्ट्रवाद की परिभाषा निश्चित नहीं हुई है अभी तक। अभी तक निश्चित नहीं हुई राष्ट्रवाद की परिभाषा, कि राष्ट्रवाद का एक निश्चित परिभाषा क्या होगा। ये सब जो जब ये सब घटना जब घटा था, ये सब जो देश के खिलाफ में सब जब नारा वारा लगाया था, तो ये जब घटना घटा था, तो उस समय राष्ट्रवाद पर बहुत बड़ा चर्चा देश में हो रहा था कि भाई राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि सबका तो हो कि वो किस जाति से आता है, वो किस धर्म से आता है, वो उसका क्या मजहब है, उसका क्या संप्रदाय है ना, या वो किस क्षेत्र से आता है, इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। वो सिर्फ एक ही बात सोचे कि मैं भारत का हूं और मुझे भारत के लिए करना है, जो भी करना है। तो जब अपने इन चीजों से ऊपर उठ करके व्यक्ति खुद को भारत के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। कि जब आप अपने निजी हित से ऊपर उठ जाए, जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो जाए और आप कलेक्टिव और होलिस्टिक इंटरेस्ट को जब आप देखें, तो उसी को कहते हैं कि ये इसका मतलब है कि आपने जो है सो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया और आपने इन चीजों को खत्म कर दिया और आप राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ गए। तो अब इस आधार पर कितने लोग हैं, है ना, वो देखने के बाद मतलब एडजेक्ट में फिगर आउट हो पाएगा कि नेशनलिज्म जो है वो वास्तव में क्या है और किस प्रकार से वो स्टेबल करता है ना। तो अब यहां पे जब बंगाल विभाजन हुआ, तो इस समय राष्ट्रवाद देखने को मिला कि भाई सब लोग जो है वो इसके विरोध में उतर गए थे, है ना। तो ये जो विभाजन है ये 1905 में माना जाता है कि ये विभाजन जो हुआ वो 1905 में हुआ, 1905 में हुआ, है ना। और यह जो विभाजन हुआ 1905 के अंदर में, तो ये कब हुआ था, घोषणा कब हुई थी? नहीं, कि इसकी जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, ये घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। और ये कहा गया था कि हम इसको घोषणा कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एनसीईआरटी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़िएगा बिपिन चंद्र का, तो ये डेट 20 जुलाई लिखा हुआ है वहां पर, है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में 20 जुलाई लिखा हुआ है। और लेकिन
बीपीएससी इस पर सवाल भी पूछ चुकी है और वो मानती है 19 जुलाई। पीछे सवाल पूछ चुकी है बीपीएससी अपने कमीशन के एग्जाम्स के अंदर में, और मानती है 19 जुलाई। और जितने आप वनडे बुक्स देखेंगे या कॉम्पिटेटिव बुक्स, उसमें डेट 19 जुलाई ही मेंशन है कि 19 जुलाई को, तो इसलिए मान्य डेट यही है। तो विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। पूरे बंगाल में सैरो डे मनाया जाया गया था, शोक दिवस। ठीक है। और ये बंगाल विभाजन का घोषणा करने वाला जो अधिकारी था, वो अधिकारी था वायसराय उस समय का, लॉर्ड कर्जन। इसका कहना था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन के लिए, कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन कर रहे हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, है ना। अब आज का बिहार, ओडिशा, झारखंड, है ना, वर्तमान का बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा एरिया बंगाल था। तो उसका कहना था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बंटवारा कर रहे हैं। हाँ, पूरा बांग्लादेश। तो अब ये था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जब आप बंटवारा करिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन के लिए, तो दिखना चाहिए था कि आप प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया, तो देखा कि जो पूर्वी बंगाल है ना, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल, तो उसने देखा कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल संख्या, यानी कि मुस्लिमों की संख्या यहां पर ज्यादा है। तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था। अब पश्चिम बंगाल जो था ये हिंदू बहुल था। तो ये कर्जन क्या सोचा कि दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि देखा था कि 1857 के क्रांति में भारतीयों का मनोबल इसलिए ऊंचा था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़े थे। तो ऐसा अगर भारत को गुलाम बना करके रखना है तो ऐसा काम करना होगा कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांट देना होगा। जब तक इनको बांटेंगे नहीं तब तक इनको गुलाम बना करके रखना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं हो पाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल एगो प्रांत कर दिया और कह दिया कि इसका राजधानी होगा ढाका। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका, मुस्लिम बहुल। अब पश्चिम बंगाल को कह दिया हिंदू बहुल, को कह दिया कि राजधानी कलकत्ता। अभी जो विभाजन हुआ तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए, सेपरेट हो गए भारत में। अब उधर मुस्लिम बहुल हो गए, इधर हिंदू बहुल। अब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब स्ट्रेटजी यही था कि बहुसंख्यक वर्गों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को दबा दिया जाए दोनों जगह पर। और दोनों को जब दोनों जगह के बहुसंख्यक अपने अपने अल्पसंख्यक को दबाएंगे तो इससे क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। आज झगड़ा हो जाएगा तो इससे अब क्या होगा कि हम लोग आराम से शासन कर पाएंगे, लोग आपस में लड़ेगा, आजादी की लड़ाई का कोई बातें नहीं करेगा। अब आपके घर में परिस्थितियां ठीक रहेंगी तब ना बाहर के आदमी से लड़िएगा। अब मान लीजिए घरे में प्रॉब्लम चल रहा हो, घरे में आपका आपके भाई से झगड़ा चल रहा है, आपके चाचा से झगड़ा चल रहा है, तब बाहर से जाकर लड़ पाइएगा? नहीं लड़ पाइएगा। तो बाहर से लड़ने के लिए जरूरी है कि घर में शांति हो। तो अंग्रेज समझे कि अगर ये लोग का घर में शांति रहेगा तब ना हमसे लड़ेगा, तो ऐसा काम करते हैं कि घर में ये लोग लड़े। लेकिन उस समय के लोग आज के लोग या 47 के लोग से अच्छे लोग थे। वो अंग्रेजों की इस स्ट्रेटजी को समझ गए कि अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं। और जब ये हुआ तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। और रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया और सभी लोग मिल करके एक दूसरे को रक्षा बांधने लगे, एकता स्थापित करने के लिए, है ना। तो पूछा जाता है कि किस घटनाक्रम के बाद रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था,
तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था इसी घटनाक्रम के बाद। ठीक है, तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया जी, है ना। अब क्या था कि अब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ये निश्चित किया कि हम लोग को इस विभाजन को स्वीकार नहीं करना है, हमको इसका विरोध करना है। और इसीलिए इस बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 से। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता के टाउन हॉल से पास कराया गया। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। और यहां पर अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में यहां से इस प्रपोजल को पास करा लिया गया। ठीक है, क्लियर है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से यह प्रपोजल जो है सो पास हो गया। हुआ, हाँ, घोषणा हुआ था 19 जुलाई को। हाँ हाँ, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी स्टार्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब था कि हमको अब बंगाल विभाजन का विरोध करना है, तो लोग कर रहे थे। स्वदेशी का मतलब था अपने देश की वस्तुओं को बढ़ावा देना, कि हम अंग्रेजी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन इसी के लिए चलाया था। ठीक है, अब जब स्वदेशी आंदोलन लगभग धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया, है ना, सब जगह ये फैला और लोग जो है सो इसको समर्थन करने लगे। और इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया गया कि नेशनल एजुकेशन लोगों को दिया जाए और इंग्लिश एजुकेशन का विरोध किया जाए, है ना। तो 1906 में कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1906 में कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया? तो कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक जिसके प्रधानाध्यापक जिसके प्रधानाध्यापक कौन थे? अरविंद घोष, बिल्कुल गुड। जिसके प्रधानाध्यापक अरविंद घोष थे। तो एक प्रकार से जो आप आगे जो देखते हैं असहयोग आंदोलन, जिसमें असहयोग में क्या किया जाता है? स्वदेशी को ही तो बढ़ावा दिया था ना असहयोग में। तो यहां पर भी स्वदेशी को ही बढ़ावा देने का काम जो है सो किया जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि जब पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था और हिंदू मुस्लिम एक हो गए, उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति में इस विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तब अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भाई अभी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो इसी के पश्चात 1911 में लगा दिल्ली दरबार, दिल्ली कोर्ट लगा। और दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट की भारत यात्रा हुई।
दिल्ली दरबार 1911। कौन था इसमें ब्रिटिश सम्राट? जॉर्ज पंचम। तो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई। तो ये आया, तो लोग बोला कि भाई देखो क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे देश के अंदर में, है ना, किस किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको ये किया गया। ठीक है, तो जब यहां पर जॉर्ज पंचम की यात्रा हुई, तो जॉर्ज पंचम के भारत यात्रा के समय यहां पर आप देखेंगे कि 3 घोषणाएं हुई, मुख्य तौर पे 3 डिक्लेरेशंस हुए, है ना। जॉर्ज पंचम ने 3 घोषणाएं की, और ये 3 घोषणाएं जो थी इनकी, जॉर्ज पंचम ने 3 घोषणाएं की। 3 घोषणा क्या था? तो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली था, तो पहला हुआ राजधानी ट्रांसफर। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो यहां पर यह डिक्लेरेशन हुआ कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। तो पहला जो चेंज हुआ वो राजधानी परिवर्तन का घोषणा हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन। तो इसमें कलकत्ता से दिल्ली कहा गया कि अब कलकत्ता राजधानी होगा, अब राजधानी होगा दिल्ली। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर किया गया। दूसरा हुआ कि स्वतंत्र बिहार राज्य की स्थापना, स्वतंत्र पृथक प्रांत, स्वतंत्र पृथक प्रांत बिहार। ठीक है, स्वतंत्र पृथक प्रांत बिहार। उस समय बिहार में ओडिशा था। ठीक है, उस समय कोई ओडिशा का स्वतंत्र स्थान नहीं था कि उसको ओडिशा कहना है ना। 1936 में ये इससे अलग हुआ। ठीक है, क्या? केवल बिहार कहा गया था, अब बिहार में ही ओडिशा था, बिहार में ही ओडिशा था। अब बाद में 1936 में वहां की ट्राइबल कम्युनिटी के कंडीशंस को देखते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए, उनके लोकेशन को देखते हुए इसको सेपरेट करने का काम किया गया डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, लिखा होगा, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर बिहार को ही अनाउंसमेंट हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के डिमांड पर। उस समय ओडिशा का कहीं कोई चर्चा नहीं था, दूर दूर तक कोई उसका कोई बात नहीं करता था। सच्चिदानंद सिन्हा एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू से एक बात कर रहे थे कि भाई हमको बिहार दीजिए, हमको बिहार दीजिए, हमको बिहार दीजिए, अलग पृथक बिहार दीजिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब तो हमको बंगाल विभाजन तो रद्द करना ही पड़ेगा, तो इसी बहाने हम एक डिक्लेरेशन कर देते हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत जो सेपरेशन है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पृथक बिहार प्रांत की घोषणा भी कर दी गई, ये एक दूसरा घोषणा था। और तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा हुआ कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन को इन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये पार्टीशन नहीं चलेगा, ठीक है, हम इस पार्टीशन को रद्द करते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने क्या कर दिया? पार्टीशन को रद्द कर दिया, पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया, स्वतंत्र पृथक प्रांत बिहार का गठन हुआ, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दी गई। तो ये 3 मुख्यतः परिवर्तन जो है सो यहां पर हुए। और इस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, ना, हार्डिंग सेकंड जो है इस समय भारत का
वायसराय था। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत का वायसराय था। क्लियर है? ओके, हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत का वायसराय था। ओके, इसके बाद आप देखते हैं कि एक और मूवमेंट हुआ जिसमें गांधी की कोई खास भूमिका नहीं थी और अलग अलग, जैसे इसमें भी गांधी का कोई रोल नहीं था, है ना। तो इसके बाद अब एक तरफ आप देखेंगे, अगर कांग्रेस की तरफ नजर डालेंगे इस समय में, तो कांग्रेस के लिए ये जो फेज था वो बहुत शांति का काल था। कांग्रेस में कोई एक्टिविटी नहीं था। कांग्रेस में कोई एक्टिविटी इसलिए नहीं था क्योंकि 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन में, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो गरम दल वाले लोग हट गए। तो जैसे ही आप देखें ना कि गरम दल वाला आदमी सब हट जाता है ना, तो मैटर एकदम शांत पड़ जाता है। एक आध दो तो होना चाहिए ना। अब कोई घरे परिवार में अगर बदमाश बच्चा रहेगा तो माहौल बनीले रहेगा हमेशा, है कि नहीं। अब से अभी आप कहीं चल जाइए गांव में, तो दोपहर में क्या होता है जी, गेट उठ धर के ताला बंद कर देगा सब, है ना। दोपहर में ताला मार देता है सब, है ना। हम लोग तो बहुत भूत ही रहे घर में। जब स्कूल से आते थे ना, घर वाला सब जाके गेट वहां बंद कर देता था। अब गेट बंद, अब घर में रहिए। अब सोने या टीवी देखने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं आता। तो पढ़िए, तो पढ़ने का किसका मन करता है जी बचपन में, है कि नहीं। बचपन में अगर कोई कहता है ना कि हम बहुत पढ़ाकू थे, तो भाई उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पढ़ाकू हम लोग तब बनते हैं जब पढ़ने का मतलब समझ में आता है कि नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा क्या करेंगे। तो पढ़ना फिर मजबूरी बन जाता है कि पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसा कैसा काम मिल जाएगा कि करने का मन भी नहीं करेगा, अब फिर पैसा भी नहीं रहेगा। तो फिर पढ़ना मजबूरी बन जाता है जी, है कि नहीं। कि आप पढ़िएगा तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल दीजिएगा। तो ये बात तो लेट से समझ में आता है। बचपन में तो एक एक बात समझ में आता है कि क्या करना है, खेलना है ना। खेलना है अपना, खेलना है और मतलब अपने जिस जिस चीज में आनंद आए वही काम करना है ना। हाँ, मतलब हम झगड़ा कर लीजिए किसी से, है ना, कुछ अपना ये सब चीज होता है। तो अब वही कहीं कहीं कोई कोई बच्चा होता है ना एकदम शांत प्रवृत्ति का, उसको कोई चीज से मतलब नहीं रहेगा, है ना, वो एकदम शांत रहेगा। तो देखिए, जो ना घर में एकदम शांत बच्चा रहे, उसे पता नहीं चला कि वहां कोई है। अगर उसमें एको को अगर पकड़ा जाएगा ना ऐसा, अब वो दिन भर माहौल बना कर रखेगा। तो कांग्रेस के अंदर में जब तक गरम दल के लोग थे, माहौल बना हुआ था, हंगामा, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई मूवमेंट। 1907 में गरम दल वाले अलग हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सब लोग इधर हो गया। तो कांग्रेस में बचे खाली शांति प्रिय लोग, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। अभी लोगों को कोई मतलब नहीं, लोग खाली कोरम करता था। 1908 हुआ, सेशन कर लेते हैं। 1909 हुआ, सेशन कर ले, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, कोई हल्ला गद्दर नहीं, आराम से लोग का मैटर चल रहा था। इसलिए 1907 से 15 का बीच को शून्यता का काल कहा जाता है कांग्रेस के लिए। एकदम शून्य हो गया था, कुछ काम ही नहीं करता था ये लोग, क्योंकि गरम दल वाला नहीं था। अब फिर जैसे ही 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुआ, तब फिर हंगामा शुरू हो गया, है ना। फिर कोई ना कोई मूवमेंट, फिर कोई ना कोई आंदोलन शुरू। तो इस बीच बाल गंगाधर तिलक देख रहे थे कि यार ये लोग तो कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग भी ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठल रह जाएंगे, तो इससे फायदा किसका होगा, अंग्रेज का। तो इसी बीच 1915 से ही इनके दिमाग में ख्याल आया कि हम एक आंदोलन करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। हम एक मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट से क्या होगा कि एक बार फिर से माहौल बनेगा। 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में बुलाया गया था और उसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। और वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, महाराष्ट्र के ही थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो तिलक ने भी महाराष्ट्र के। तो तिलक चाह रहे थे कि हम भले इसमें नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, या कांग्रेस से हम लोग अलग चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कम से कम होम रूल लीग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दे। तो ले आए प्रपोजल अपना कि अब पास कर दीजिए। अब होम रूल लीग आंदोलन का प्रपोजल जब आया कांग्रेस के सामने, तो गोपाल कृष्ण को गोखले के कहने के वजह से इसको पास नहीं किया गया।
अब यहीं पे खुन्नस हो गया तिलक साहब को, किससे? गोखले से। इसलिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जब होम रूल लीग पार्टी बनाई थी तो कह दिया कि इसमें सब लोग शामिल होगा, लेकिन ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक भी आदमी शामिल नहीं होगा, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी एंट्री इसमें नहीं होगी। 1916 में बिना कांग्रेस के मतलब समर्थन के ही इन्होंने शुरू कर दिया होम रूल लीग आंदोलन, है ना। तो इनका ये मूवमेंट शुरू हो गया, होम रूल लीग मूवमेंट। और इस मूवमेंट में इसमें दो लोग थे, एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट। ये पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन कहां से इंपैक्टेड था, कहां से इंस्पायर्ड था? तो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश, है ना, आयरलैंड, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? हेडिंग बना लेंगे, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। हाँ, आयरलैंड से लेंगे कि यह आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था। लिख लीजिए ना, पहले आ रहे हैं ना, वहां पे जाएंगे, अभी तो शुरू ना किए हैं जी। तो ये आयरलैंड से प्रभावित था। उद्देश्य, उद्देश्य संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, ठीक है। संस्थापक मतलब इसकी स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव में, बेलगांव में इसकी स्थापना की गई। और सितंबर 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा पूना में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। देखेंगे कि डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना भी इनका उद्देश्य था। डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना भी इनका उद्देश्य था। ठीक है। डोमिनियन, तो डोमिनियन क्या होता है जी? तो बताएं बहुत बार आप लोगों को। डोमिनियन का मतलब यह है, भारत डोमिनियन कब से कब तक रहा था?
बताए थे ना 47 से 50। तो 47 से 50 के बीच भारत की क्या स्थिति थी? नाम मात्र का, कोई कंट्रोल कंट्रोल नहीं था ब्रिटेन का, बस सिंबॉलिक नाम था कि हम अभी भी ब्रिटेन के अधीन हैं। बाकी हम अपना संविधान स्वयं बना रहे थे, अपना कानून स्वयं बना रहे थे, उसमें कहीं किसी प्रकार का ब्रिटेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। हम लोग अपनी मर्जी से अपना सारा चीज कर रहे थे, इसमें कहीं से भी किसी का कोई भूमिका नहीं था उनका। तो डोमिनियन का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, और कोई भी बाहरी शक्ति पर, आप शक्ति के द्वारा आप पर केवल नाम मात्र का शासन होगा। जैसे कि आज भी आप कनाडा को देखेंगे तो कनाडा जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, न्यूजीलैंड जो है, वो ब्रिटेन का डोमिनियन है। तो क्या ये लोग पूछ के कुछ करते हैं? कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। आज भी यहाँ की जनता बस ब्रिटेन के राजा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती है, और वो भी कहता है कि मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, बाकी और कोई भूमिका नहीं है। मतलब सिंबॉलिक तौर पे बस खाली सम्मान होता है ना। सम्मान होता है, मतलब घर में फूफा जी आ गए तो सम्मान जो रहता है बस वही, बात तो कोई सुनता नहीं है उनका। क्या? नहीं, भारत डोमिनियन नहीं है। भारत का डोमिनियन कैटेगरी कभी खत्म हो गया। जैसे ही हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया, हमारा डोमिनियन का कैटेगरी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन के, ले कि भलो हो, सब, सब ठीक है ना? हाँ? ऐसे आज का मौसम बाहर बढ़िया हुआ है जी। आज वो राते से आज मौसम मूड बनिल है ना ये, हैं? एकदम, है बादल छाए हुए हैं। हाँ, आज बहुत दिन के बाद लगा कि आज सुबह हुई है ना। हाँ, तो बारिश आया था? कब बारिश आया था जी? या नहीं माना? नहीं, क्या? मद्रास में एक्टिविटी एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था, लेकिन सबसे पहले सितंबर में ही, सितंबर में ही सबसे पहले होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया तिलक साहब ने। अप्रैल में ही शुरू कर दिया था, है ना, 28 अप्रैल को बेलगांव से। उसके बाद सितंबर में इसमें जुड़ी एनी बेसेंट, और उन्होंने पुणे से स्टार्ट किया और फिर अपना सेंटर बनाया अड्यार को। ठीक है, तो हाँ, अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि नेता कौन था, तो ऑप्शन में दोनों का नाम साथ ही रहता है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट साथ ही रहता है। अगर साथ नहीं भी रहे, दो ऑप्शन रहे, अलग अलग में रहे, ऑप्शन हो एक से अधिक, तो एक से अधिक के साथ जाना है, क्योंकि ये दोनों लोग जो है सो इसमें है, आज दोनों ने मिल करके इसको चलाया था। अब इसी में क्या हुआ कि अभी जो मैं लाइन आपको लिखा रहा था कि इसी आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया। इसी समय, इसी आंदोलन के समय वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। अब ये बात कह दिया ना, बस ये तो गरम दल के आदमी थे बेचारे, अभी बात बर्दाश्त कैसे करें? इस बात का विरोध किया इन्होंने। आप विरोध करके क्या किए, तो आंदोलन को बीचे में छोड़ के चल गए लंदन। लंदन कहा चल गए, तो मानहानि का केस लड़ने। लंदन में जाकर के वेलेंटाइन चिरोल पर केस कर दिए मानहानि का, अलग है मानहानि का केस लड़ने, आंदोलन इधर बीच में अटक गया। इधर सब देखा कि एनी बेसेंट अकेला पड़ गई,
इन्हीं बेसिन को उठा के जेल में बंद कर दिया। तो एगो नेता लंदन में, एगो नेता जेल में, आंदोलन का हो गया जय श्री राम। अब कोई इसका माई बाप नहीं था, और नरम दल वाला सब इसमें पढ़िए नहीं रहा था कि इसको जाके सपोर्ट करे, थोड़ा इसको आगे बढ़े, अपलिफ्ट करे, है ना। वो लोग तो आराम से, नरम दल वाला लोग का वही स्थिति था जो आज के कांग्रेस के बड़े लीडर्स का है, तेल ओल लगा के सूझ जाता है सब। अरे पगला, अरे ये नहीं देखता है कि जो चुनाव जीत रहा है, ये आदमी को जीत का कितना भूख है। एक को चुनाव जीत गया तो दूसरा चुनाव की तैयारी में लोग लग जाता है। मैंने भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, तो जीतने का भूख है। इधर हार करके सब आराम करता है, हार करके कहाँ है, तो गए हैं इटली छुट्टी मनाने। अरे पगला आदमी, काला छुट्टी मनाने जा रहा है जी। अरे यहाँ एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, आज छुट्टी लेंगे हम? हाँ, मान लीजिए कि अपना जब नहीं रहता, आपको सामने वाला से ज्यादा मेहनत न करना पड़ेगा जी आपको, उसके बराबरी में भी नहीं। तो ये तो मेहनत के मामले में आप देखिए, ये तो दिख रहा होगा देश में, मेहनत के मामले में लोग बराबरियों में है उसके, मेहनत के मामले में वो कुछ करने को तैयार है जी। ये लोग 5 साल फ्री है, सरकार तो है नहीं, ये लोग 5 साल जनता के बीच में रहना चाहिए, डोर टू डोर विजिट करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, घर घर जाके बताना चाहिए कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, हम हैं सीरियस आदमी, हमको बना दिया बकलोल आदमी, नहीं बना दिया। यही तो स्ट्रेटजी था मोदी जी का, नामों खराब कर दिया राहुल जी के, है ना। कह दिए शहजादा है, ई है, वो है। मैंने आप गलतों चीज को 2-4 बार बोल दीजिएगा तो क्या वो सही लगने लगेगा, कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। तो अब उनको क्या करना है, उनको टाइम तो टाइम है, 2014 से टाइम है ना है जी, कोनो पद तो संभाल नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या करना था, हर जगह पता नहीं इस लोगों को मैंने दिमागों कौन देता है, तो कौन दिमाग दिया कि न्याय यात्रा शुरू कीजिए, है ना। और उससे पहले एक और यात्रा चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा का सब कह दिया, राय दे दिया क्या कि दक्षिण भारत से शुरू कीजिए। अरे पागल आदमी, दक्षिण भारत आज भी कांग्रेस के लिए ठीक ठाक कंडीशन में है। आज भी दक्षिण भारत जो है वहां पे बीजेपी का बहुत पैठ नहीं है, तब वो समझा कि दक्षिण भारत से शुरू, जबकि दिक्कत कहां है, बिहार में है, यूपी में है, 80 को सीट है यूपी के अंदर में। तो आपको सबसे ज्यादा दिन भारत जोड़ो में कहां रहना चाहिए था, यूपी में रहना चाहिए था, बिहार में डोर टू डोर विजिट, बंगाल में विजिट करना चाहिए था। तो आप रहे केरल में, जहां ऑलरेडी आपका सिचुएशन अच्छा है। अरे तो मान लीजिए हमको हिस्ट्री आता है, तो हम हिस्ट्री काहे ला पढ़ेंगे जी। अगर हमको पूरा हिस्ट्री आता है तो कभी भी मुझे कोई किताब देखना, तो मैं हिस्ट्री की किताब कभी नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं पलटी भी क्यों देखूं। अगर हमको कभी कुछ देखना होता है तो मैं देखता हूं साइंस की किताबों को, है ना। कभी बायोस के बुक्स को उठा लिया, क्योंकि उसको रिवीजन करने भी अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, उसका काम भी उतना नहीं पड़ता है। तो फ्री टाइम में साइंस को उठा लिया कि बायोस में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में अभी देश में चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है। ऐसा चीज जो लगातार मेरे साथ अभी नहीं चल रहा है, उसको ना स्टडी करेंगे, उसको भी ना। अब जो पहले से मजबूत है उसको पढ़ करके और मजबूत बनाए क्या करेंगे, वो जितना है एकदम बढ़िया है, परफेक्ट पोजीशन में है। लेकिन जहां पर दिक्कत है, जहां पर लगता है कि हाँ ये कॉलम है, यहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको ठीक करेंगे। तो साउथ इंडिया ऑलरेडी आपका एकदम स्ट्रांग जोन है, नॉर्दर्न इंडिया आपका वीकर पॉइंट है। आपको सबसे ज्यादा दिन घर घर घूम देना चाहिए सर, आप बिहार में हर गरीब के घर में जाके बैठ जाना चाहिए, जाके खा लेना चाहिए। देखते ही सब आदमी को कहीं घुस के जाके खा लेता है ना। कैसे वोट कट जाएगा। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब गरीब ही है जो वोट देने जाएगा, गरीब ही है, अमीर लोग को फुर्सत नहीं है ना। अमीर लोग को फुर्सत नहीं है, गरीबी को है। तो जो आपका कमजोर सेक्शन है उसी पर काम करने की आवश्यकता है ना। जो कमजोर सेक्शन है उस पर, और जो कमजोर सेक्शन पे काम करेंगे तो क्या होगा, वो आराम से मजबूत हो जाएगा। अब तो वही तो गलती है तो, लेकिन अब ट्रेंड चेंज होगा, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब आपको आम आदमी के घर पे जाना पड़ेगा। अब उस समय नहीं है कि कोई आपको ठेकेदार बैठा हुआ है कि ठेका लेके वोट दिला देंगे, आपको जाना पड़ेगा। और आप तो बड़े नेता है ना, आपको कौन रोक देगा गरीब के यहाँ जाने से भाई। आपको थोड़ा ना कोई अमीर के यहाँ जाके बैठने की जरूरत है। आप जाएंगे गरीब के यहाँ तो सब अमीर वो आपके पीछे पीछे चल जाएगा गरीब के यहाँ, क्योंकि आप तो बहुत बड़े लीडर हैं।
तो बड़ा आदमी जब जाता है ना छोटे आदमी के घर पे, तो उसका ऐसे ही सम्मान बढ़ जाता है। आप देखिए, आप अपने से बड़ा के यहाँ शादी में न्योता करने जाइए, कुर्सियों के लिए नहीं पूछेगा। जितना सेलिब्रिटी लोग है, हम लोग से नौटंकी बतियाएगा। अभी अंबानी के बेटा का शादी था, अभी प्री वेडिंग था, तो बाप रे, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान दोनों ऐसे नाच लग रहा था कि मतलब हम लोग के यहाँ जो नागिन डांस सब करता है वैसे कर रहा था। है इस सबको बुलाने के लिए कितना, माने उसका था वो कोई अमेरिका से को आई थी, कहने का नाम है उसका, नाम हमको नहीं याद है, हैं? कुछ तो नाम है। हाँ, और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, और हाँ वो बहुत बड़ी ये है, और उसका बहुत ज्यादा फीस है। और इंडिया के बारे में बहुत गलत बोली थी कि बहुत इंडिया गरीब है, जो परपट्टी है इंडिया में। अंबानी उसको बुला के नचवा दिया, वो आके नाच रही थी ना वहां पर। तो ये होता है पैसा, है ना, कि ये आपके पास पावर है, उसने बुला दिया। तो अपना से बड़ा आदमी के यहाँ जाइएगा ना, वहां कोई नहीं पूछेगा। और थोड़ा सा अपना से नीचे में चल जाइए, थोड़ा से अपना से नीचे में चल जाइए, देखिए 10 आदमी घेर के बैठ जाएगा कि कहाँ बैठाए, कहाँ उठाए, क्या खिलाए, क्या पिलाए। तो अपने से बड़ा के यहाँ जाने में आनंद नहीं है, अपने से छोटा के यहाँ जाने में आनंद है। अपने से छोटा के यहाँ जाइए, देखिए आपको कितना बढ़िया सम्मान देता है ना। बड़का तो अपने में भुलाइल है, वो आपको कहाँ पूछने का टाइम है, दरी खींच के बैठना पड़ेगा खुद है, कुर्सी नहीं होगा तो, है कि नहीं। और गरीब के यहाँ चल जाइएगा तो इतना सम्मान दे देगा आपको। वो भले हो सकता है कि आपको खोआ मेवा नहीं खिलाएगा, उस बेचारे के पास नहीं है, लेकिन जो है वो इतना श्रद्धा भाव से खिलाएगा ना कि वैसा खाना आप सदियों तक नहीं खाइएगा। वो गरीब का वो प्यार होता है, वो उसका सम्मान होता है। अब वो देखिए, अब वही करना पड़ेगा, अब वही करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग, सब लोग पढ़ लिख रहा है, और नहीं वो पढ़ लिख रहा है सब लोग, तो उसके पास सुविधा है मोबाइल फोन का, पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है कहीं ना कहीं से, और देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेगा उसी को फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। यहां पर भी इसमें दोनों लीडर्स थे, दोनों लीडर को सब क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक तो तिलक साहब खुद ही चल गए। तिलक 14 में तो आए ही थे जेल से छूट करके, 14 में जेल से छूट के आए थे। आज जेल से छूट के आकर के इधर अपना थे बेचारे, तब तक इनको क्या कर दिया कि अपने मूवमेंट शुरू किए, इनको बोल दिया वैलेंटाइन जी रोल। और यही जब हम सोशल रिफॉर्म आपको पढ़ा रहे थे, तो संस्था को कहा था आर्य समाज को, है ना, अब व्यक्ति के तौर पे कह दिया तिलक को। तो मान हानि के लिए चले गए, तो आंदोलन भटक गया। इधर एनी बेसेंट को उठा करके जेल में बंद कर दिया। हालांकि एनी बेसेंट के सपोर्ट में पंडित नेहरू जुड़े थे, गए थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ही भटक गया। और इसका भी कोई खास जो है वो रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। तो लिख लेंगे कि क्या लिखे लास्ट लाइन, हाँ, अशांति का जनक कहा था। और नेक्स्ट लिखेंगे अशांति का जनक कहा था। और इसीलिए मानहानि का केस लड़ने के लिए, इसी कारण मानहानि का केस लड़ने के लिए आंदोलन को बीच में छोड़कर तिलक लंदन चले गए। मानहानि का केस लड़ने के लिए आंदोलन को बीच में छोड़कर तिलक लंदन चले गए। ठीक है, तिलक लंदन चले गए। ओके, नेक्स्ट। तो तिलक लंदन चले गए। इसके अलावे एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। परिणामतः आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया। परिणामतः आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, ठीक है।